नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आज तारीख है 20 जनवरी और आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आज क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन उससे पहले बीते दिन का भी जिक्र होगा। आप जानते हैं कि बीते दिन अचानक से राबड़ी आवास पहुंच गए थे पशुपति पारस, जिसके बाद हंगामा हो गया था। सब यही जानना चाह रहे हैं कि अब आगे पशुपति पारस क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में जिक्र राजद का भी होगा। आपने देखा था कि राजद की कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी और कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे जीतन राम मांझी का भी। आपने देखा कि बीते दिन एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने विस्फोटक बयान दे दिया था। आज के इस वीडियो में जिक्र बीपीएससी अभ्यर्थियों का भी होगा। देखिए, बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि री एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। और आज के इस वीडियो में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की भी चर्चा होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि आज तारीख है 20 जनवरी, यानी कि आज से ही प्रशांत किशोर के सत्याग्रह की शुरुआत होने जा रही है। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पशुपति पारस का। आपने भी देखा कि अचानक से राबड़ी आवास पहुंच गए थे पशुपति पारस। क्या कुछ खबर भीतर से आ रही है? देखिए, पशुपति पारस जो अब तक एनडीए फोल्ड में थे, अब लेकिन मकर संक्रांत जैसी 15 तारीख हुआ, उनके आवास पर जो दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ, लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष उनके पटना स्थित आवास पर गए थे। कौटिल्य नगर जो विधायक कॉलोनी बोलता है, वहाँ गए और वहाँ पर मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद बीते दिन आपने देखा कि पशुपति पारस किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो उनकी पत्नी के नाम पर जो 10 नंबर राबड़ी आवास है, वो सरकारी बंगला, उसमें गए जाकर के मिले। तो यह देखिए, यह कोई अचानक वो नहीं गए पशुपति पारस। ये कहीं ना कहीं बातचीत जो उस दिन हुई उसके बाद से ही यह तय तमन्ना हुआ और पूरी तरह से शेड्यूल था, क्योंकि वहां पर लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी तो थी ही, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष वह भी थे। बिल्कुल। और उतनी ही बात नहीं, उसके बाद देखिए संजय यादव भी थे जो कि राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी से। तो इन लोग के बीच में जो बातचीत हुई, तो अब तेजस्वी को ही डिसाइड करना है और लालू प्रसाद यादव को ही डिसाइड करना है कि किसकी एंट्री महागठबंधन में बिहार में होगी कि नहीं होगी। तो ये आप इतनी बात समझ लीजिए कि अब पारस जो हैं, जो राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो अब एनडीए में उनका चेहरा और दाल गलने वाली नहीं दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से लगातार उनको दरकिनार किया गया लोकसभा चुनाव के बाद से भी, अब परिस्थिति जो बनी राजनीतिक, वह सबके सामने है। तो इस पर तो अब वह महागठबंधन में आकर के ही वो जो चुनाव होगा इस बार विधानसभा का, वह अपनी जो पार्टी है उसमें जो उनको कुछ सीट चाहिए होगा, क्योंकि वह चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक प्राणी है, वह राजनीतिक एक अलग कीड़ा ही होता है। तो वो उस कीड़ा से हैं, तो निश्चित रूप से वह चाहेंगे कि हम मजबूत गठबंधन, मजबूत अलायंस में रहें और एनडीए को सबक सिखलाएं, तो बदला ले लें। तो वह बदला लेने के लिए इससे माकूल, इससे बेहतर, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म महागठबंधन से उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस भी है, तीनों वाम दल हैं, उसके बाद से विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी है, तो और अपने वो हो जाएंगे। तो अब आप कांग्रेस से लेकर के सब आप 7 दल हो जाएंगे अलायंस पार्टनर महागठबंधन में। जी। तो ये एक मजबूत गठबंधन, मजबूत अलायंस होगा। इसी लिहाज से पशुपति पारस की जो बीते दिन बातचीत हुई 10 नंबर सर्कुलर रोड में लालू यादव से, तेजस्वी से, उसमें तमाम सीट को लेकर के सब कुछ मुद्दों पर। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि डील जो है वो लॉक हो चुकी है और सीट शेयरिंग की भी बात अंदर में हुई है। देखिए, डील तो लॉक हो ही गई है। अच्छा। अब सिर्फ विधिवत अनाउंसमेंट होने की डेट के इंतजार में हम लोग हैं कि किस तिथि को शुभ घड़ी देख करके
पशुपति पारस महागठबंधन में अपनी पार्टी के अलायंस पार्टनर के रूप में अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बस यही जानना है, और सब कुछ तो अंडर खाने में दिल्ली है। सब कुछ तय है। हाँ, कितने सीट जो है वो भी तय है। सीट तो देखिए, सीट तो हम लोग कई दफा बता चुके हैं कि सीट कितना चाहिए, क्या चाहिए। और जो पिछली बार जो तेजस्वी सरकार बनाते बनाते रह गए 2020 में, तो इस बार यह भूल चूक नहीं होगी और ये मजबूत अलायंस होगा, मजबूत गठबंधन होगा। और जो पशुपति पारस के पास में वोट है, इसलिए आप इसको आप दरकिनार नहीं कर सकता कोई, भले आज हमारी बात से कोई इत्तेफाक न रखे, लेकिन जो दलित में उनकी पकड़ है, क्योंकि वह लंबे समय से अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए वह राजनीतिक रूप से फील्डिंग सजाते थे, बिसात बिछाते थे। बिल्कुल। चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। अब हम जिक्र करेंगे राजद का। देखिए, राजद की भी कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। देखिए रवि जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर अंदर में क्या कुछ तय हुआ था, फाइनल क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ राजद में बदलने जा रहा है, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। देखिए, तब्दीली तो आपको नेशनल जो देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय जो संगठनात्मक ये चुनाव होगा, बिल्कुल, तो ये नेशनल बॉडी में भी जो है सो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, स्टेट बॉडीज में भी मिलेगा। तो स्टेट बॉडी में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, लगातार यह चर्चा का विषय बना हुआ जगदानंद सिंह का, बिल्कुल गायब थे, वही कह रहे हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के तमाम कहाँ का मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कहाँ। ठीक है, अस्वस्थ हैं, लेकिन अस्वस्थता की बात भी तो कहीं आधिकारिक रूप से पुष्टि होनी चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समेत इतनी बड़ी बड़ी बैठकें हो गई, तमाम तरह की बात हो गई, सर पर चुनाव है विधानसभा का, लेकिन और प्रदेश अध्यक्ष गायब है और मुसलसल गायब है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा और अहम सवाल है। हम कहते हैं कोई भी किसी से बहुत दुलार लाड़ प्यार करता हो, लेकिन वैसी परिस्थिति में ठीक है, जगदानंद सिंह बहुत करीबी है लालू प्रसाद यादव के, जगदा बाबू ही है, वही कह रहे हैं, तो वो तेजस्वी के। लेकिन जब ऐन वक्त पर जब चुनाव होता हुआ रहेगा, वैसी परिस्थिति में जब कैप्टन ही नहीं रहेगा स्टेट का, तो फिर समझा जा सकता है क्या होगी। तो इस लिहाज से यहाँ पर भी बदलाव आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर भी बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि आप भी साफ साफ कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि जब संगठनात्मक चुनाव होंगे तो उसमें नई जिम्मेवारी नई लोगों को मिलेगी, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये, और उनका टेन्योर भी काफी लंबा हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में अब सामने जब चुनाव है तो जातीय समीकरण को भी ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे को अध्यक्ष बनाया जाए कि उससे एनडीए असहज हो, एनडीए के वोट में टूटन हो, एनडीए में डेंट हो, बड़ा मैसेज इसके जरिए देने की कोशिश भी की जाएगी। और उसके बाद से तेजस्वी यादव को एक कहा भी गया कि तेजस्वी यादव अब महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, महागठबंधन की ओर से, महागठबंधन, नॉट राजद, महागठबंधन की ओर से चीफ मिनिस्टर का वो चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो एक तरफ एनडीए के तरफ से नीतीश कुमार चेहरा होंगे, दूसरी तरफ ठीक उनके सामने खड़े होंगे तेजस्वी यादव। तो यह चाचा वर्सेस भतीजे, बिल्कुल, और नहीं, चाचा वर्सेस भतीजा, और एक और चाचा इधर आ रहे हैं, बिल्कुल, एक और चाचा इधर आ रहे हैं, महागठबंधन के पास। बिल्कुल, यानी कि हम जिक्र कर रहे हैं पशुपति पारस का, जिनकी एंट्री हो सकती है। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे जीतन राम मांझी का। रवि जी, आपने भी बीते दिन जीतन राम मांझी को तो सुना होगा। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं, औकात का जिक्र भी कर दिया है, काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, चिता रहे हैं क्या जीतन राम मांझी? देखिए, मैं एक बात तो समझ लीजिए आप, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान भी कैबिनेट मिनिस्टर है, बिल्कुल, और जीतन राम मांझी भी कैबिनेट मिनिस्टर है। ये दोनों आदमी बिहार से ही हैं, दोनों आदमी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बिल्कुल हैं। तो आप जीतन राम मांझी को सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर बना करके और आपने उनको कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं देने का मतलब कि कुछ दिन पहले, बीते दिन आप देखे होंगे कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, दिल्ली, उसके बाद झारखंड में भी आप उनको कुछ नहीं दिए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी को एक सीट भी नहीं। इसी तरह दिल्ली में भी विधानसभा एक सीट भी नहीं मिली, एक सीट भी नहीं, यानी कि नाराज हो गए। इससे बड़ी नाराजगी क्या होगी। और तो और छोड़ दीजिए, ये जो केंद्र सरकार की ओर से या कई मंत्रालयों में जो बड़े बड़े
बॉडीज होते हैं, उसमें भी कहीं एडजस्टमेंट की बात नहीं, कहीं चेयरमैन, कहीं कुछ नहीं। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर तो वो अध्यक्ष हैं तो जवाब, संरक्षक है तो जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। और उनके पुत्र यहाँ पर बिहार में जो डबल इंजन के और केंद्र की सरकार है, तो बिहार में भी उनके पुत्र मंत्री हैं। लेकिन उससे तो नहीं, तो वो वही कह रहे हैं कि हम जो है सो 40 सीट कार्यकर्ताओं की मांग है 20 सीट जो है सो हमको चाहिए इस बार के विधानसभा चुनाव में, और हमको लोग कमतर करके आंक रहा है। तो यह कहीं ना कहीं एक परेशानी हो सकती है। और देखिए, जीतन राम मांझी टेंशन दे सकते हैं। टेंशन आप देखिए ना, हम तो लाइव सिटीज के व्यूअर्स पर ही रख रहे हैं कि आप ये समझिए, चिराग पासवान भी कैबिनेट मिनिस्टर है, जीतन राम मांझी भी कैबिनेट मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी में। तो आपने चिराग पासवान को दिल्ली में भी एक सीट दिया, ठीक है, झारखंड में भी एक सीट दिया। आप जो है सो हम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी को ना झारखंड में दिया ना दिल्ली में दिया। ये नाइंसाफी, ये बड़ी हुजूर, यही जो है सो परेशानी का सबब है। परेशानी तो है ही है। जीतन राम मांझी के लिए भी यह बड़ा सवाल है, और वो भी असहज फील कर रहे हैं कि कैसे इस तरीके से हो रहा है, हम क्या जनता को जवाब दें, पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या हम जवाब दें। तो यह एक बड़ी बात है निश्चित रूप से। ये एक बड़ी बात है, लेकिन हमें थोड़ा और पीछे चलना चाहिए रवि जी, क्योंकि आपने भी देखा था कि कुछ वक्त पहले चिराग पासवान का भी जो अंदाज था और जो अल्फाज था वो बदला बदला सा नजर आया था। साफ साफ कह दिया था कि प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को लेकर के आमरण अनशन कर रहे हैं, मैं उस मुद्दे का समर्थन करता हूं। चिराग पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी भी उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। सब लगता है ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है एनडीए में। देखिए, अब वही हम शुरू में ही हम लोग पहले ही बात किए थे, लाइव सिटीज ने ही इस बात को रखा था कि जब आपको चिराग पासवान बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आए थे, तो हम लोगों ने कहा था, हमें ही कहा था कि वो तो केंद्र में वो डबल इंजन, केंद्र में मंत्री हैं और बिहार में डबल इंजन और केंद्र मिलाकर के डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में जब बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए चिराग पासवान खड़े हो रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं असहज करेगा बिहार सरकार, बिल्कुल करेगा। और यही सवाल अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रशांत किशोर तो ठीक है, वह मजबूती से बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए शुरुआती दिन से लगे हुए हैं और हर तरीके से मुकम्मल वो व्यवस्था भी कर रहे हैं, जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी शक्ति है, और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है। तो ये सब बात है, लेकिन वह तो उनका सवाल प्रशांत किशोर का जनसुराज के संस्थापक का उठाना तो लाजमी है। लेकिन चिराग पासवान यही मोदी जी के हनुमान, वही कह रहे हैं ये, और ये मोदी जी को ही परेशान करेंगे तो वो अलग विषय है, नीतीश सरकार भी इनसे परेशान हो जाएगी। तो यह सबसे बड़ी तो फिर क्या होगा? 2025 का विधानसभा चुनाव है सर पर रवि जी। वही कह रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं ये माने असहज करता हुआ दिखाई पड़ेगा बिहार में नीतीश कुमार को ही। तो ये अच्छा, लोग एक नए समीकरण की भी बात कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या वो भी तस्वीर हम देख सकते हैं बिहार में, कि कब जो है कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान साथ साथ आ जाए। आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्या वाकई में अंदर में कोई खिचड़ी वगैरह पकड़ रही है? देखिए, जितनी बात हम देख और समझ पाते हैं, तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों का मन मिजाज, ये देखिए एक एक चीज करके हम लोग चले तो आप देखिएगा कई सारे बिंदु पर इन लोगों का मन मिजाज एक जैसा है, और दोनों फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर जी। तो आप समझिए, फ्रेश एयर में जब आप सांस लीजिएगा तो आपको भी बेहतर फील होगा, आपको भी सुकून लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो फ्रेश एयर को सब लोग लाइक करता है, ये बात समझ लीजिए। तो प्रशांत किशोर को जैसे लाइक कर रहा है लोग, उसी तरह आपको चिराग पासवान को यह। और देखिए, जब राजनीति में दो ऐसे युवा फ्रेश जो आ जाएंगे, जब ये इनका कॉम्बो हो जाएगा, तब आप समझिए क्या मैजिकल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तब एक नया मैजिक, नया समीकरण बिहार में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसकी संभावना से आप इनकार भी नहीं कर सकते, जिसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति कयासों का खेल ही होता है। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों का। क्या लगता है रवि जी, कब से सत्याग्रह कर रहे हैं ये अभ्यर्थी? क्या लगता है, री एग्जाम होगा, नहीं होगा, क्या होगा इन अभ्यर्थियों का? देखिए, अब तो 31 तारीख को यह मामला है, बिल्कुल मामला सब जुडिस्ट है, न्यायालय के अधीन है। अब 31 जनवरी को क्या फैसला निकल करके आता है, उस पर सबकी नजर निगाह बनी हुई है। हालांकि प्रशांत किशोर का फिर से सत्याग्रह बिल्कुल आज से शुरू हो रहा है,
जी बिल्कुल हो तो रहा है। यह सत्याग्रह किसके लिए शुरू हो रहा है? यह बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ही शुरू हो रहा है। नहीं, ये तमाम लोगों के नहीं लिए नहीं शुरू नहीं हो नहीं रहा है नहीं जो नहीं कि पीड़ित हैं। हाँ, नहीं वही बता रहे हैं। तो जी यह पीड़ित ही पक्ष तो है बीपीएससी बिल्कुल अभ्यर्थी वाला। बिल्कुल। इसके साथ में उस और फेहरिस्त में एक इनका भी नाम शामिल हाँ, है। एक हाँ, और भी अन्य कई नाम इनके साथ में जुड़ गए हैं। जुड़ गए हैं। तो जैसे सहारा का, इन्वेस्टर का, जो कई लोग पीड़ित हैं, लाखों लोग उससे बिल्कुल पीड़ित हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से और भी कई मीटिंग चल रही है, हाँ रातों रात मीटिंग होती है, उस पर तो हम जाएंगे, लेकिन आपने देखा था कि राहुल गांधी ने भी सबको चौंका दिया था। अचानक से अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पटना के गर्दनी बाग पहुंच जाते हैं और उसके बाद बड़ा पोस्ट भी करते हैं। रवि जी देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, और उनका अभ्यर्थियों के साथ जाकर के मिलना, वह आत्मीयता, वह कनेक्ट करता है आपको कि देश के स्तर पर इसमें भूचाल आया हुआ है। नेशनल इशू ये बन गया बिल्कुल है। बिल्कुल। और उसके बाद से एक्स पर जिस तरीके से वो लिखते फेसबुक हैं, पर, एक्स पर, बिल्कुल वो लिखते हैं माने राहुल गांधी, उनकी बहन जो है सो प्रियंका गांधी वाड्रा, जो सांसद भी हैं वायनाड से और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी लिखा था बीते दिन 29 दिसंबर को, जबकि लाठीचार्ज हुआ था, वाटर कैनन हुआ था बीपीएससी अभ्यर्थियों पर, उस दिन भी लिखा था। तो इस बात को समझिए कि कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू, बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और राहुल गांधी ने तो बाकायदा सीएम से अपील कर दी है। बिल्कुल। तो वो अच्छा, सीएम से नहीं अपील करेंगे तो किससे करेंगे? तो सीएम के ही ये तो क्षेत्राधिकार में है, उन्हीं के जुडिक्शन में यह है बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करके इसको कहीं ना कहीं समाप्त कराने की समाप्त करना चाहिए। देखिए, आपने जिक्र कर दिया था प्रशांत किशोर के सत्याग्रह का, जो कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आज से प्रशांत किशोर का सत्याग्रह भी शुरू हो रहा है। क्या कुछ खास होगा इसमें? देखिए, सत्याग्रह तो वो बैठेंगे तो यह जो जनता से, आम आवाम से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उसको लेकर के फिर से उनका सत्याग्रह शुरू होगा। तो आम आवाम से जो भी इश्यूज हैं, जो भी मुद्दे हैं, वह सब उनके माने लिस्ट में, सूची में है। और आप देखिएगा कि वह लिस्ट बाकायदा बना हुआ है, वह डिस्प्ले भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा सत्याग्रह जहां पर बैठेंगे। तो इस लिहाज से सब कुछ, अब तक कितना कितना पेपर, कौन कौन से परीक्षा के लीक हुए, अब तक कितने लोग बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे हैं, वैसे लोग जो शराबबंदी के नाम पर जो है सो बंद है। तो यह सब कई सारे इस तरह के बात हैं। तो उसके बाद से आपने देखा कि बीते दिन जिस तरीके से आनंद मिश्रा ने बाइक रैली की शुरुआत कर दी और 100 से अधिक, यानी कि प्लान जो है वो प्रशांत किशोर का काफी बड़ा है। अब ये नहीं, अब ये जो आनंद मिश्रा जो बाइक रैली जो लेकर के निकले हैं, यह बिहार के पूरे प्रखंड, ब्लॉक, सब जगह घूमता हुआ, ये सब जगह मैसेज देता चलेगा। तो ये लोगों को जोड़ेगा और यह जनसुराज के लिए एक बेहतर, ये आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा चुनाव के पहले। तो चलिए, अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।